Today we are going to start chapter, I think it is chapter 3 of economics, that is money and credit. So first of all, we will see the introduction. Basically, come to the next page where it is given money as a medium of exchange. So introduction की इसमें ऐसी जो है, basically we are going to study in this chapter about money, how money is a medium of exchange. और इफ यू नो अबाउट मनी, सबने पैसों, जो हम मनी कहते हैं या फिर जो पैसे होते हैं, मुद्रा होती है, इट इज इंग्लिश में इसको हम मनी कहते हैं, हिंदी में इसको मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। और जो रुपए हैं या डॉलर है, पाउंड है, ये दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी विच आर यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। ऑलराइट, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी एंड क्रेडिट. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्सो, एंड आप इसमें काफी नंबर भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप बहुत इसको ध्यान से पढ़ें तो. Now we will see the what is all given in the first page. Like here you can see the use of money spans a very large part of our daily life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. ठीक है? अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो है ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेंगे. ट्रांजैक्शन का मतलब आप समझते हो, when you buy something and in return of money, when there is exchange of money, you purchase something. तो ये से हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन. आप डेली लाइफ में रोज ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ आपके घर के लोग खरीदते होंगे, या आप पेन खरीदने गए तो आपने पेन खरीदे तो क्या देते हो, मनी, पैसे देते हो. ऐसे नहीं करते कि आपने गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, है ना. तो ऐसा भी होता था, जो मैंने आपको बताया. इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, यस, when one good is exchanged for another good, this process was known as barter system. और ये पहले के जमाने में होता था और अभी भी some pockets में फॉलो किया जाता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसको मान्यता नहीं मिली हुई है. So we can see transactions in our daily life around us where we exchange different items in place of money. Now can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. So here you can see what is money. Money is a medium of exchange. Basically transaction मतलब क्या होता है, we are exchanging something. If you go to a shopkeeper and you are going to purchase a pen or pencil or a book, so the shopkeeper is going to give you a book and in return you are going to pay money. The amount, जो भी उस बुक का अमाउंट है, जो भी पैसे आप उसको पे करते हो. So now what is the medium of exchange? The medium of exchange is money. So basically money plays a very important role in any economy because it is the most important, or you can see the single important factor of exchange. और इसी से जो है पूरी इकोनॉमी चलती है. Now have you wondered why transactions are made in money? Transactions हम मनी में क्यों करते हैं? अगर हम historical time देखें, so there were number of other mediums also of exchange. Like earlier we used to have silver, gold, तांबा जो होता है आपका, है ना, डिफरेंट. अगर आप गुप्ता में जाएं, मौर्य काल में जाएं, या डिफरेंट आप अदर पीरियड्स में देखें, तो एट दैट टाइम मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज डिफरेंट मेटल्स ऑल्सो, है ना. सोने के सिक्के मिंट करा दिए, या सिल्वर है, गोल्ड कॉइन है, ये सब मिंट करा दिए. तो हम ये सोच सकते हैं कि दे वर द वैल्यूएबल आइटम्स. बट नाउ अ डेज, देन उसके बाद आपने बार्टर सिस्टम बहुत पहले आपने देखा होगा. जब हम इनफैक्ट बहुत पहले क्या, जब हम लोग भी छोटे थे, अपने गांव में आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो गेहूं होता है कि जब आपने इतना गेहूं उनको दिया और बदले में वो आपको 1 या 2 आइसक्रीम दे देते हैं. तो ये सिस्टम जो हम लोग छोटे थे तब भी हम लोग गांव में फॉलो करते थे कि हमने गेहूं दे दिया, हमने चावल दे दिया, उसके बदले हमने कुछ भी उससे एक्सचेंज कर लिया. तो इसको बेसिकली बार्टर सिस्टम कहा जाता है. देन आफ्टर दैट जो है हमारा जब आगे जो चीज़ें बढ़ी हैं, रूलर्स आए, तो उन्होंने डिफरेंट कॉइन्स को मिंट कराना शुरू किया, तो हमारा जो है मनी का सिस्टम आया. बट जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, इट इज़ ए पेपर एंड कॉइन करेंसी. टुडे वी आर व्हाट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इट इज़ ए पेपर और कॉइन. अब ये अपने आप में क्या वैल्यूएबल होता है? क्या ये अपने आप में वैल्यूएबल है? नहीं है. सो व्हाई, जो इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, उस पर 10 रुपीज, 50 रुपीज और 100 रुपीज इज रिटन ओवर देयर. बट व्हाई वी पे सच अ 2000 रुपीज, 100 रुपीज? व्हाई दीज पेपर्स आर सो इम्पोर्टेंट? व्हाई दे आर सो वैल्यूएबल? अब सिक्के जो होते हैं, व्हाई दे आर सो वैल्यूएबल?
आखिर जो कॉइन्स होते हैं वो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्ड या सिल्वर के तो बने भी नहीं हुए, या जो हमारे पेपर्स हैं वो कुछ भी नहीं है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बस उसमें वैल्यूज लिखी हुई है। सो व्हाई दीज करेंसीज आर वैल्यूएबल, उन्हें क्या ऐसी चीज है जो उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करती है, राइट? What makes these piece of papers or coins valuable? बोलो क्या कह रहे हो? Ma'am, the official registration of the money and it has got their own value. Very simple, yes, because they have got legal, से हम कहते हैं ना लीगल, आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड, लीगल मान्यता जो मिली होती है ना, लीगल क्या बोलते हैं मान्यता को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे? यस, लीगल एक्सेप्टेंस, और गवर्नमेंट के थ्रू उनको क्या दिया गया है? लीगल मान्यता दी गई है, तभी तो वैल्यूएबल हुए। नहीं तो अगर आप गवर्नमेंट इस पर से हटा ले, हमारे देश की गवर्नमेंट जो है अगर उसे हटा ले, उस पर से अपनी जो भी है उसको, जो भी उन्होंने मान्यता दे रखी है उसे हटा ले, तो क्या होगा? इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट उस पर हमारी गवर्नमेंट का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी गवर्नमेंट, हमारा संविधान, इनको उसके थ्रू उसको लीगल वेरिफिकेशन मिला हुआ है। दैट्स व्हाई दोस पीस ऑफ पेपर्स आर सो वैल्यूएबल। समझ में आई बात? नहीं तो ये समझ में आ गया ना, क्योंकि बिकॉज एग्जामिनेशन में दे कैन आस्क कि व्हाई पीस ऑफ पेपर और कॉइन्स दे हैव सो मच वैल्यू टुडे एंड व्हाई दे आर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसे नहीं यूज करते हम, कोई भी पेपर दे देंगे तो हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। आपने पीके मूवी देखी है? हाँ, उसमें आपने देखा है आमिर खान क्या करता है? उसे हाँ कैरेट चाहिए होता है तो क्या करता है? वो गांधी जी के जितने पेपर होते हैं उन्हें ला के सबको देता है, तो क्या उस चीज में उसे कैरेट मिलता है बदले में? एक्सचेंज कर पाता है? वो नहीं कर पाता है। जब वो नोट देता है तब उसे मिलता है। इट मीन्स बाय, बिकॉज चाहे कोई भी मीन्स ऑफ पेपर हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो पेपर जिसको भारत सरकार या कोई भी देश की गवर्नमेंट उसके द्वारा लीगल उसके परमिशन या वेरिफिकेशन उसे मिला हुआ है, आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड, वो नहीं आ रहा है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तभी उसी पेपर को जो है एक्सेप्टेंस मिलता है और तभी उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर अभी 2000 के नोट से गवर्नमेंट कह दे कि 2000 का नोट अब हम खत्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो 2000 नोट का क्या होगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तब आप जाइए 2000 का नोट लेके घूमते रहिए। हुआ था ना बीच में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसमें वैल्यू खत्म करी थी कुछ नोट्स की, फिर क्या हुआ? वो सारे ही पेपर आते, फिर वो आप रखे रह जाइए। बहुत लोग बाद में देख रहे हैं कितने सारे हमारे पास नोट्स पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी वैल्यू, लीगल मान्यता उस नोट की खत्म हो चुकी थी, तो अब वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था। उसे आप फाड़ लीजिए, फेंक दीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब तक किसी देश की गवर्नमेंट पर्टिकुलर जो है नोट्स को अपना वेरीफाई करती है, लीगल उसे जो है वेरिफिकेशन देती है, तब तक वो जो है उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहती है, उसको वैल्यू मिलती है। जहां उन्होंने हटाया वो चीज, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये चीज होगी। देन सो नाउ व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। आपको पता चल गया मनी में हम ट्रांजैक्शन क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर वैलिडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, वैलिडेट किया उसे। देन the reason is simple, a person holding money can easily exchange it for any commodity or services that he or she might want. तो हम मनी में क्यों एक्सचेंज करते हैं? बिकॉज मनी के थ्रू हम कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना। Thus everyone prefers to receive payment in money and then exchange for the money for things that they want. इसीलिए जो भी शॉपकीपर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो किस चीज में खरीदना पसंद करते हैं? मनी में। हमने उनको पैसे दिए, अब पैसे से उनकी खुद की जो जरूरतें होंगी वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता, सपोज मैं आई एम अ फार्मर और मैं गेहूं उत्पादन कर रही हूँ, या फिर मैं समझ लो कि मैं सपोज एक शू मेकर हूँ, है ना, जिसमें आपने इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि सपोज आप शू बनाते हैं, मतलब जूते बनाते हैं, आपकी कंपनी, आपकी दुकान है। अब आपको जूते के बदले गेहूं चाहिए कि भाई जूते जो है बेच कर ही तो आप अपना घर का गुजारा चलाओगे ना। तो आपने जो है आपको कस्टमर देखना है कि आप किसी को अपने जूते जो है बेच सके, ठीक है। और बदले में आपको क्या चाहिए? वीट, गेहूं चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ? आपको जूते बेचने और उसके बदले आपको गेहूं चाहिए, ये बाटर सिस्टम है।
इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी? पहली प्रॉब्लम ये है कि हाँ बताओ। हाँ, मेजरमेंट। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि आपको सही से मेजर, आप वैल्यू नहीं निकाल सकते कि जो जूता है उसकी वैल्यू गेहूं से किस तरह से आप मेजर करोगे, तो वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। सेकंड चीज, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन ऐसा आदमी मिल रहा है कि जिसको शूज चाहिए और बदले में वो आपको गेहूं देने के लिए तैयार हो जाए। हम तो गेहूं बेचना चाहते हैं, हम चावल बेचना चाहते हैं, लेकिन हमें फिर वैसा आदमी भी तो मिलना चाहिए ना। हमें ऐसा कोई किसान भी मिलना चाहिए जो हमारे शूज खरीदने को तैयार हो। जरूरत थोड़ी है कि हर किसान को जूतों की जरूरत है कि आप जूते उसको दे के और आपने फिर उससे गेहूं ले लिया। क्या पता उसकी जरूरत ही ना हो शूज की, तो आपसे जूते क्यों लेगा? और नहीं लेगा कोई भी, तो फिर आपका जो है, आपको इसका मतलब आप गेहूं खरीद ही नहीं पाओगे, या और भी कोई चीज आपको खरीदनी हो तो। समझ रहे हो? तो वैसे ही अगर मान लो मैं किसी शॉपकीपर के पास गई, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े खरीदने आपसे, और कपड़े के बदले जो है मैं आपको चावल या गेहूं दूंगी, तो क्या पता उसको चावल गेहूं मेरे से चाहिए ही नहीं, तो वो मेरे से क्यों, मेरे को कपड़े क्यों बेचेगा वो? तो जब हम आइटम के बदले आइटम एक्सचेंज करते हैं तो हमें देखना पड़ता है क्या हमारे सामने वाले आदमी को भी उस चीज की जरूरत है जो हम उसे देना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल, डबल मतलब समझ गए, दो दो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। मान लो मुझे इसको कोई सामान बेचना है, इसमें दो लोग इन्वॉल्व हो गए। कोइंसिडेंस मतलब बाय चांस, बाय चांस ही हो सकता है कि जो आप बेचना चाहते हो वो आपसे खरीदना चाहता है और अपनी चीज आपको देने के लिए तैयार है। ये चांस की बात हो सकती है क्योंकि हर आदमी क्या पता तैयार ना हो। ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये जो सिस्टम है बार्टर सिस्टम, ये तभी हो सकता है, मान लो अगर मनी को हटा दो आप और आप सोचो कि हम एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज करें, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा। मतलब कि दो लोग जो जो भी आपस में चेंज करना चाहते हैं उनकी जरूरतें सेम है। अगर मैं तेजस्विनी को जो है उससे बुक लेना चाहती हूँ, बदले में मैं उसको वीट सेल करना चाहती हूँ, तो अगर उसकी जरूरत है, मेरी जरूरत तो है कि मैं अपनी जो है वीट सेल कर दूं, लेकिन क्या उसकी जरूरत है वीट खरीदना? अगर ये हुआ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हुआ, तब तो मैं हम दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है कि सामने वाले जो जिसको हम बेचना चाहते हैं, जो खरीदना चाहता है, दोनों की जो है जरूरतें हो उन चीजों को खरीदने की, तब तो आपका हो जाएगा एक्सचेंज। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया है? मनी। क्योंकि मनी एक ऐसा मीडियम है जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं आता है, और ये हर व्यक्ति जो होता है, चाहे कोई भी सेलर हो, वो पैसों में ही चीजों को खरीदना और बेचना चाहेगा। ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको बताया आपके चैप्टर में लिखा हो रहा है, he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other's commodities. This is known as double coincidence of want. As I explained to you, what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. तो जो आप बेचना चाहते हो, क्या सामने वाला को खरीदना चाहता है आपसे, तभी आप उसको बेच पाओगे, नहीं तो आप नहीं बेच सकते। इसीलिए इसका बेस्ट मीडियम क्या है? मनी। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of want. लेकिन मालूम मुझे वीट बेचना है आपको, और आपने मुझे बदले में क्या दे दिया? पैसे। अब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं पैसे से अपनी कोई भी चीज खरीद सकती हूँ। इसीलिए मनी से ही हम कोई भी चीज एक्सचेंज करते हैं। कुछ भी हमें खरीदना होता है तो हम उसके बदले चावल, गेहूं, दाल ये सब लेते हैं। हम क्या यूज करते हैं? मनी। That's why money is a very important medium of exchange, and it eliminates the process of double coincidence of want. ठीक है। अब आपको गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे जो आपसे खरीदना है मैं आपको पैसे देकर वो चीज खरीद सकती हूँ। ठीक है। हम किसी शू की दुकान पर गए, हमने उस आदमी को पैसे दिए, उसने हमें अपने जूते बेच दिए, अब उसके पास पैसे आ चुके हैं, अब वो पैसों से वो कुछ भी अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकता है। ठीक है। इसीलिए जो मनी है उसको हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। ऑल ही हैज टू डू इज फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज। Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. That's why money is an important medium of exchange. तो यही चीजें हैं जो मैंने आपको दोनों पेज में बता दिया। ये आपको ये चीज समझ में आई?
double coincidence of want. And why money is an important medium of exchange? Because money is universally acceptable. हर व्यक्ति मनी जो है उसको एक्सेप्ट करता है, बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. और जरूरी नहीं है कि जो आप अगर आप आइटम में कोई चीज खरीदोगे बेचोगे तो जरूरी नहीं है कि उसे हर आदमी खरीदना चाहे, उसकी जरूरत उस तरह की हो. नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. आज के समय में जो है मनी कैसे हम यूज करते हैं, मैंने आपसे कहा पहले के टाइम में पैसे नहीं थे तो हम लोग कैसे यूज करते थे, बार्टर सिस्टम होता था. वन आइटम वॉज एक्सचेंज फॉर अनदर आइटम. देन उसके बाद आपके जो है भेड़ बकरियां गाय ये भी एक्सचेंज हो जाती थी. उसके बाद आया आपका गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स का फेज आया जब आपके रूलर्स किंग का रूल हुआ करता था. देन उसके बाद आपके आया करेंसी. आज के टाइम में हम क्या यूज करते हैं, व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी राइट नाउ, करेंसी. ठीक है ना. आज के टाइम में जो हम मनी यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, करेंसी. जैसे मनी क्या है, मनी रुपीस क्या है, करेंसी है. डॉलर क्या है, करेंसी है. इट इज डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट करेंसी यूज होती है. इसको हम हिंदी में जो है मुद्रा कहते हैं. नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी लाइक पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver, and copper. So the money or the currency which is used right now, they are not made of very high, very costly material or very precious minerals. ना गोल्ड का बना हुआ है, ना सिल्वर का बना हुआ है, ना किसी बहुत प्रेशियस थिंग का बना हुआ है, तब भी इतना वैल्यूएबल क्यों है. आगे देखिए. But then why it is accepted as a medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. इसे अंडरलाइन कर लीजिए. So कोई भी पेपर या कोई भी कॉइन जो बहुत ही प्रेशियस मेटल से नहीं बना हुआ है, प्रेशियस पेपर से नहीं बना हुआ है, तब भी उसकी इतनी डिमांड क्यों है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, वैल्यू क्यों है, बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. अब ये हमारे देश में कॉइन मिंट करने का काम या करेंसी से रिलेटेड वर्क कौन करता है, कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. So as direction provided by the central government, Reserve Bank of India works, and whenever they have to change the currency or whenever they have to make any changes, they do it accordingly, but on the instructions of the central government. ठीक है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट बैंक इन इंडिया, जो कि कॉइन मिंट, और किसी बैंक के पास अथॉरिटी नहीं है कॉइन्स को मिंट करने का या नोट्स को छापने का. इट इज ओनली विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर कोई भी करेंसी ना छाप सकता है ना उसको इशू कर सकता है, उसकी कोई लीगल मान्यता नहीं होगी. ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी करेंसी को मान्यता मिलेगी. आप ये मत सोचो कल को चल के कोई जो है 30 रुपए का नोट छाप दे तो क्या उसको मान्यता मिलेगी, नहीं. जब तक उस पे रिजर्व, आपकी जैसे हर नोट पर, अब जैसे कोई भी नोट है तो उस पे अब जैसे 200 का नोट है, इस पे सांची स्तूप का बना हुआ है. अब देखिए यहाँ इस पे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कभी आपने ध्यान से देखे नोट्स, है ना, हर नोट पर कुछ ना कुछ अलग मार्क बना होता है. अब देखिए महात्मा गांधी तो हर जगह रहेंगे, लेकिन आपने महात्मा गांधी भी छाप दिया बिल्कुल सेम. बहुत बार होता है जाली नोट पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, कि अपने घर में कहीं ना कहीं छाप दिया, मिंट कर दिया कॉइन, लेकिन जब वो क्योंकि हर चीज इसमें कुछ ना कुछ होता है, मार्क होता है. ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये सिर्फ ये ऐसी बारीक वो है, एक जो भी चीज है ये जो कोई हर आदमी नहीं कर बना सकता है. ठीक है. तो वो पता चल जाता है कि जाली कौन सा है और असली नोट कौन सा है. तो ये जो है आप देखिए इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इसकी जो अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही है. केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, ये भी लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नीचे लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, मतलब ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. दोनों चीजें इस पे लिखी हुई हैं. इस पे भी देखो 100 के नोट पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है
और इसमें भी लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। 100 के नोट पे देखो ये बना हुआ है रानी की बावली, ये कभी देखा इसे ध्यान से? 100 के नोट पे रानी की बावली बनी हुई है जहाँ पे पानी स्टोर होता है, और ये सांची स्तूपा बना हुआ है 200 के नोट के ऊपर। यानी यहाँ पे हमारा सत्यमेव जयते करके हमारा एम्बलम बना हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे हिस्टोरिकल और जो भी हमारे कल्चर उसको देखते हुए हमारे करेंसी पे वो छापते हैं। हर नोट पर आपको डिफरेंट मिलेगा। तो बेसिकली इन इंडिया द अथॉरिटी टू मिंट कॉइन्स एंड टू अथॉराइज अ कॉइन, अथॉरिटी प्रोवाइड करना, अथॉरिटी समझते हो ना, पावर देना एक पीस ऑफ पेपर को, ये नोट है, ये किसके पास है पावर? विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India anywhere. और पूरे भारत में कोई भी, क्योंकि इसे अथॉरिटी मिली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में जाइए, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है कि हम ये पैसे नहीं लेंगे, आप जम्मू कश्मीर से आए हम आपसे पैसे नहीं यूज करेंगे या लेंगे। या हम आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप रुपीस को कहीं भी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो, क्योंकि पूरे भारत में एप्लीकेबल है, स्टेट वाइज नहीं है। इसीलिए ये जो करेंसी का जो है मैटर, ये किस में आता है? ये यूनियन लिस्ट में आता है। आपने पढ़ा था ना पावर्स डिवाइड, जो कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसमें यूनियन लिस्ट में आता है आपका करेंसी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी मिंट करने का। अगर आपने स्टेट को दे दिया तो क्या होगा? हर स्टेट अपना अपॉइंटमेंट कर लेगा, लेकिन ये होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द करेंसी मैटर, दैट्स व्हाई इट इज अंडर द यूनियन गवर्नमेंट लिस्ट, बट यू कैन नॉट यूज रुपी आउटसाइड इंडिया। अगर आप रुपीज लेके पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश, अमेरिका, इंग्लैंड, तो क्या रुपीज यूज होगा वहां पर? क्यों नहीं यूज होगा? यस, क्योंकि वहां पे हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, वहां पे फिर उस कंट्री की अथॉरिटी चलती है, और वो उन्होंने जो अपनी करेंसी को मान्यता दी हुई है, अथॉरिटी प्रोवाइड की है, तो वो करेंसी वहां पे चलेगी। तो हम अपनी रुपीज को वहां पे एक्सचेंज करते हैं, है ना। आपको पता है ना कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हर जो है करेंसी की अपनी वैल्यू होती है। लाइक द हाईएस्ट वैल्यू इज ऑफ पाउंड, पाउंड है आई थिंक, जब इतना तो मुझे भी अभी आजकल मैं देख नहीं रही हूँ, बट द वैल्यू ऑफ, अगर हम रुपीज से कंपेयर करें तो जो हमारा डॉलर है, सॉरी पाउंड, उसकी वैल्यू 72 रुपीज हो रही है, 70 के आसपास, मतलब कभी वैल्यू घटती कभी कम होती है, तो नियर 72 के पास है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर आप 1 पाउंड लोगे, 1 पाउंड इज इक्वल टू 72 रुपीज। वैसे डॉलर भी है, अगर आप कोई वहां से अमेरिका से यहाँ पे आए, यूरोपियन कंट्रीज को यहाँ पर आता है, तो उसके पैसे 1 पाउंड भी 72 रुपए माने जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमारे करेंसी की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है। हम इतने पैसे लेके जाते हैं तो हमें इतने मिलते हैं डॉलर, वो इतना लेके आते हैं तो उन्हें बदले में इतने पैसे मिल जाते हैं। वाई? बिकॉज इंटरनेशनली देयर द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी इज हायर, और ये हर कंट्री का डिफर करता है। जैसे इंडिया का है तो मान लो यहाँ हमारा 72 पाउंड होगा, मतलब उनका एक जो है पाउंड में 72 रुपीज है। किसी और देश का उससे भी ज्यादा, जो जितने गरीब होते हैं, मतलब जो जितने भी जिनकी इकोनॉमी कम होती है उसका ज्यादा। अब आप एथियोपिया चले जाइए, सूडान, तो वहां पे क्या पता 1 डॉलर या 1 पाउंड में 100 उनके करेंसी का वैल्यू जो गरीब देश है ना। तो वो मैटर वो किससे डिसाइड होता है? जो आपकी इकोनॉमी की वेटेज होती है, इकोनॉमी की वैल्यू होती है, उस पर डिसाइड करता है ना। तो हर कंट्री का अपना अपना जो होता है सिस्टम होता है। हेंस रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ देन अदर फॉर्म ऑफ करेंसी आजकल क्या है? डिपॉजिट्स विद द बैंक। ठीक है, अब जो भी करेंसी रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनमें बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बैंक्स आपको, क्योंकि whenever you have to do any transaction, whenever you have to save your money, you have to take out your money, then या फिर आपको सेव करना है फ्यूचर के लिए, तो आप किसका यूज करते हो? बैंक्स का। ऑलराइट, सो बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ऑल द करेंसी एंड मनी रिलेटेड मैटर्स इन इंडिया। अब जो भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, ठीक है, आजकल तो हमें जो हमें जैसे सैलरी मिलती है
तो वो हमें कैश में नहीं मिलती, लेकिन आज से पहले बहुत साल पहले तक कैश में मिलती थी। यस और नो? आप अपनी फीस भी जमा करते होगे तो आप स्कूल टीचर अपने क्लास टीचर को देते थे लाके कि मैडम हमारी 500 फीस है, तो इतनी फीस है, कैश में देते थे। और हम लोग जैसे कि अपना रसीद मेंटेन कर रहे हैं। आज के टाइम में आप हमें फीस क्या कैश में देते हो? फॉल्स मनी चलती है। फॉल्स मनी मतलब कि आपने यहाँ से वहां डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो क्या डिपॉजिट हुआ है? वैल्यू चली गई वहां पर, कैश में कुछ नहीं गया, लेकिन आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर दूसरे अकाउंट में स्कूल का जो भी यूबीआई पोर्टल है, वीसा जो भी अकाउंट है, वहां पर आपका फीस पे होगी। तो आपने इन हैंड भी पे नहीं किया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वहां पर वैल्यू चली गई। ठीक है, उसी तरह से हमें सैलरी मिली है तो हमारे पास हाथ कुछ नहीं आता है, लेकिन जो हमारी सैलरी की वैल्यू है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा है। वर्ड्स आप डेबिट एंड क्रेडिट। एटीएम यूज करते हो? एटीएम यूज करना है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है अभी तो अच्छी बात है, वैसे भी एक एज के बाद ही आना चाहिए। तो बेसिकली क्रेडिट मतलब क्या होता है? जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं उसे हम क्रेडिट कहते हैं। आपको खुद फील करना चाहिए, आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे, है ना? तो जैसे आप एटीएम से कर रहे हो, अपने पापा के अकाउंट से ऑनलाइन बैंकिंग से कर रहे हो, तो क्या होता है कि मनी जैसे आपने गया आपके अकाउंट से, डेबिट हो गया, उसको हम कहते हैं डेबिट। जब आता है तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट। ये सारे सिस्टम होते हैं। और अब तो फॉल्स मनी को ही पूरा कर दिया गया है। मतलब फॉल्स एक मनी होता है ना, जैसे क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं जा रहा है या आप कुछ देख नहीं रहे हो, लेकिन वो पूरा ट्रांजैक्शन अब फॉल्स तरीके से ही होता है। आप शॉपिंग भी करते हो, मॉल्स में जा रहे हो, कहीं भी आप गूगल पे यूज कर रहे हो, तो आप पैसे थोड़े दे रहे हो, आपने आपने गूगल पे किया, वो पैसे जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इससे धीरे धीरे ये सरकार क्यों पूरी तरह से इसको करना चाहती है? वैसे मोदी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था हमें पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ही वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो चाहते हैं कि पेपर का यूज खत्म कर दिया जाए, है ना? इसीलिए भीम है, तो गूगल पे है, तो क्या पेटीएम है ना, और नेट बैंकिंग है, फोन पे, जो भी इतने सारे जो है सिस्टम्स, स्पेशली जो सबसे ये पेंडेमिक हुआ तब से तो इसको और बढ़ावा मिल गया है। तो इसलिए ताकि मतलब अब एक्सचेंज का मीडियम हो जाएगा फॉल्स तरीके से, और आप कुछ पे नहीं कर रहे हो हाथों से, कुछ फिजिकली पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन आप उसके अकाउंट में वो चीजें जो है आपके पैसे आपसे डिडक्ट होकर उसके अकाउंट में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली। हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं? डिपॉजिट्स विद बैंक। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अब जैसे मेरे हमें सैलरी ली, तो अब वो पूरी की पूरी सैलरी, जो भी हमारी सैलरी, हम तुरंत थोड़ी एक साथ खत्म कर दे रहे हैं, हमें इतनी जरूरत नहीं है। मान लो तरह से जो भी हमारी सैलरी है, हमने पूरी की पूरी अब निकाल के हम घर में क्या करेंगे? या किसी की भी सैलरी है, आपकी जो है मम्मी पापा को जो भी वर्किंग होंगे, तो उनको भी पैसे मिलते होंगे, ठीक है? तो वो क्या पूरी पूरे पैसे घर में थोड़ी रखेंगे? तो जो एक्सेस मनी होता है, जैसे हमें पता है कि हमारा 10,000 खर्चा लगेगा इस महीने का, तो बाकी जो पैसे बचे हुए हैं उसको हम क्या करेंगे? बैंक में रहने देते हैं। हाँ, या तो हम बैंक में, अगर हमें पहले कैश में मिलता था, जब हमें कैश में मिलता था तो हम अपना रख के और बैंक में डिपॉजिट करने जाते थे। अब तो वो भी सिस्टम नहीं डिपॉजिट करने का, क्योंकि ऑलरेडी वो बैंक में ही रहता है, हमारे अकाउंट में सैलरी आती है, तो हमें जितना निकालना हमें निकाला, बाकी हमारे बैंक में बचा रह गया। तो उसको हम क्या कहते हैं? डिपॉजिट अमाउंट। क्या कहते हैं? बैंक डिपॉजिट। कहते हैं ना कि भाई हमारा डिपॉजिट इस बैंक में, हमारा डिपॉजिट पीएनबी में, हमारा डिपॉजिट एसबीआई में। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ करेंसी है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद द बैंक। तो लोग अपने पैसे कैसे और सुरक्षित रखते हैं? बैंक के पास, कि हमें जितना यूज है हमने निकाला, जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचा है जो हमें नहीं यूज करना है, we keep it as a deposit with the bank, and whenever and as ever we require, we take the amount from the bank. And one more thing, जब भी हमें पेमेंट करनी होती है अपने अकाउंट से, किसी दूसरी पार्टी को ज्यादा पेमेंट करनी होती है, मान लो हमने कुछ बड़ी चीज खरीदी, कार खरीदा, हमने फ्रिज खरीदा, तो उस केस में हम पैसे निकाले बिना ही, मतलब ऐसे कैश में निकाले बिना भी पेमेंट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ चेक। चेक सुना है आपने, है ना? वैसे तो ऑनलाइन भी करते हैं, सबकी लिमिट होती है। जैसे कि होता है कि हम एक दिन में 10,000 या 20,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, ऐसा भी कुछ होता है एटीएम से। तो अगर हमें किसी को बड़े पैसे पे करने हैं, अमाउंट ज्यादा पे करना है, तो हम यूज करते हैं चेक। आपने कभी चेक यूज किया है ना? जब आप बैंक जाएंगे ना, कभी बैंक जाया करो अपने पेरेंट्स के साथ। वैसे तो अब हर चीज ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, लेकिन जैसे कि अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा विड्रॉल फॉर्म आता है कि आपके पैसे जमा, तो विड्रॉ आपको कैसे करना है, तो आप फॉर्म भरते हो, है ना? या तो आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, उसका अलग फॉर्म आता है, तो आप वो भरते हो।
आपको चेक डिपॉजिट करना है तो चेक का एक चेक बुक मिलती है। जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करोगे ना, आप लोग का अकाउंट है बैंक में, देखो दिया बिल्कुल फॉरवर्ड है, दिया ना, हाँ, तो इनको सब पता है। तो आप जब भी अकाउंट ओपन करोगे ना बैंक में, तो उस समय ही आपको जो है एटीएम कार्ड एंड देन चेकबुक आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। क्योंकि अभी भी कई जगह आपसे जो है ऑनलाइन बैंकिंग की ना लेके वो आपसे चेकबुक में ही मांगते हैं। कई जगह ऑफिशियल होता है कि चेकबुक ही आपको यूज करनी है, तो वहाँ क्या होता है कि आपको चेकबुक जो है भर के देनी होती है। लेकिन चेकबुक से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप बैंक में डिपॉजिट रखते हो उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। और कुछ डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जो हमें इनकम टैक्स में भी छूट दिलाते हैं, जैसे टीडीएस होता है ना, टैक्स। बाकी अगर हमने नॉर्मल तरीके से रखा है तब हमें उस पर कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट और वैसे नहीं मिलता है। लेकिन अभी ये भी एक बहुत वैसी बात है जो हम आगे देखेंगे कि हम अपने जो बैंक में पैसे रखते हैं, तो बैंक आपके पैसे क्यों रखेगा अपने पास, आखिर बैंक को भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना, है ना। बैंक को भी बेनिफिट होता है, उसका भी, उसको क्या मिलता है, उसको बेनिफिट मिलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम ऐसे कस्टमर जब भी बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें क्या देता है, इंटरेस्ट। क्या देता है, हमें इंटरेस्ट देता है। होता है ना कि अगर हमने मान लो उस बैंक में जैसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं कि हमने 60,000 रुपीज मान लो मैंने जमा कर दिए, वो फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी होता है। अब उस पर सरकार एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देती है कि आपने जो एफडी जमा की है उसका आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको उसको मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स। तो आप उसको तुड़वा नहीं सकते, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते 5 साल के अंदर, ये तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट के लिए होता है, फिक्स टाइम के लिए होता है, तभी आपको टैक्स में छूट मिलती है। तो मैंने 60,000 रुपये 5 साल के डिपॉजिट कर दिए बैंक में। अब जब मैं 5 साल बाद निकालूंगी तो वो 7% हर साल का इंटरेस्ट ले लेके जब मुझे 60,000 की जगह क्या मिलेंगे, कम से कम 1 लाख रुपए या 80,000 या 90,000 जो भी है, वो जो मेरा इंटरेस्ट रेट बनेगा वो भी मुझे बैंक पे करेगा। तो मेरे लिए फायदेमंद है, मुझे इनकम टैक्स में भी छूट मिल गई, प्लस जब मैं 5 साल बाद उस पैसे को निकालूंगी मेरा 60,000 से मेरा बढ़ के वो 20-25,000 मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो जो 20,000 बैंक आपको दे रहा है आपके पैसे, तो क्या आपको फ्री में दे रहा है? जो आपने 60,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं, आपको पता है वो पैसे आपके वो उसमें रहते नहीं बैंक के पास, तुरंत बैंक क्या कर देता है, उसको लोन में दूसरों को दे देता है। आप समझ रहे हो ना। तो बैंक हमें क्यों 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देगा बाद में, तो वो हमें इसलिए दे पाता है क्योंकि बैंक भी कमाता है। जो हम पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास ना, वो बैंक ऐसा नहीं कि लेके बैठा रहे अपने पास। लोन जानते हो, लोन प्रोसेस होता है, लोग पहले लाखों का बिजनेस के लिए तो कई घर के लिए कुछ ना कुछ लोन लेते हैं। तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन बैंक भी बदले में इंटरेस्ट कमा रहा है आपके पैसों से। जितना ज्यादा आपके पास आपके पैसे बैंक में रहेंगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट बैंक कमाता है। तो बैंक ने क्या किया, जो भी आपने पैसे दिए, आप जो बहुत लोग देते हैं पैसे अपने डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक क्या करता है उसको, जो लोग होते हैं जो लोन के लिए आते हैं, तभी बैंक कहता है लोन लो हमसे, लो एसबीआई से लो या पीएनबी से लो, हम सबसे बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। क्यों वो चाहते हैं कि हमसे लोग लोन ले, ताकि वो उनके पैसे लोन में देंगे, और जब लोन देते हैं तो वो 8 या 9 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। तो मान लो मैंने बैंक से लोन लिया एज ए कस्टमर, मैंने पीएनबी बैंक से हाउस लोन ले लिया या एसबीआई से लिया। अब मान लो मैंने 50 लाख का लोन लिया बैंक से, ठीक है। अब वो जो लोन उसने मेरे को दिया है वो मेरे को किस रेट पे दिया, मान लो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब 50 लाख रुपए मैं सोचो कितने टाइम में चुकाऊंगी, कम से कम 20 साल तो मुझे लग जाएंगे। अब 20 साल में सोचो कि जो मैंने 50 लाख रुपए लिए, 10-15 लाख बैंक मेरे से कमा रहा है, वो 8% इंटरेस्ट पर। तो जो घर मैंने 50 लाख में खरीदा है वो एक्चुअली मुझे कितने का पड़ेगा, 60-65 लाख का, ठीक है ना। जब भी हम कोई चीज लोन में लेके खरीदते ना, हमने कार खरीदी मान लो 7 लाख, आपने 5 लाख की कार खरीदी, आपने 5 लाख का बैंक से लोन लिया, और मिनिमम जो है बैंक आपको लोन देता है कम से कम 3 साल या 5 साल के लिए, उससे कम नहीं देगा, नहीं तो बैंक को बेनिफिट ही नहीं होगा। तो बैंक की शर्त होती है कि हम आपको 3 या 5 साल के लिए लोन देंगे, उससे कम नहीं देंगे। तो वो 3 साल में जो आप बैंक से लोन ले रहे हो 5 लाख का, उस पर बैंक पैसे कमाएगा, इंटरेस्ट। फिर जो वो पैसे कमाता है वही, उसी से तो बैंक की इनकम होती है। तो ये हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आप भी जो भी मैंने आज पढ़ाया आप सारे बच्चे उसको रीड करके आना, ठीक है।